Hello and welcome everybody to this lecture series, which will run on YouTube for several lectures. These lectures must be deemed to run in elongation and continuation of all those lectures which we delivered in the School of Law, और वो nuances और topics और discourses जो हमने School of Law में सीखे उन्हीं का ये extension है ये series. तो इसमें जो पहला टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो जनरल एक्सेप्शंस में ही है, डिफेंस ऑफ कंसेंट. इससे पहले आपको याद होगा हमने बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें मिस्टेक का डिफेंस है और नेसेसिटी का, एक्सीडेंट का, इंटॉक्सिकेशन, इन्फेंसी, ये सारे कवर कर लिए. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ. एक तो ये कि इन सारी लेक्चर सीरीज़ में मैं स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली एड्रेस कर रहा हूँ BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को. और इसमें जो क्वेश्चंस या डाउट्स आपके होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा. दूसरी बात यह है कि इन लेक्चर्स को, वीडियोस को देखने के दौरान एडवाइजेबल मैं चाहूँगा कि आपके पास एक नोटबुक ज़रूर हो और बैरैक भी हो. फिर इसको आप जो है टॉपिक्स को कंपेयर करके देखें. नाउ डिफेंस ऑफ कंसेंट जो इंडियन पीनल कोड में है वो उसके दो बहुत अहम पहलू है. एक नंबर 1 जो है वो है इसकी फिलोसॉफिकल बेसिस. व्हाई दिस डिफेंस, या जिसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट. वो है तो बहुत वाइड, क्योंकि आप लॉ के अभी अर्ली सेमेस्टर्स में हैं तो अभी हम उनको ज़्यादा डेप्थ में टच नहीं करेंगे, लेकिन टच एंड फील लेना उसका बहुत ज़रूरी है. दूसरा फिर डिफेंस ऑफ कंसेंट में जो चीज़ हमें समझनी है वो है प्रोविजनल स्कीम. वो ये कि इस डिफेंस को प्रोविजंस जो हैं आईपीसी के वो कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किन सेक्शंस में किस तरीके से इस डिफेंस का कौन सा फॉर्म रिकॉग्नाइज किया गया है, कंडीशंस क्या हैं. ये जो दूसरा जो है प्रोविजनल स्कीम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ये टेक्निकलिटीज़ हैं, तो इसको समझेंगे हम फ्लो चार्ट्स के ज़रिए से. और तीसरा जो पोर्शन है, तीसरा जो पार्ट है वो इसी से कनेक्टेड है, इसे आप इसी का सब माने, वो है डिसाइडेड केसेस और जुडिशियल डिसीजंस. हर टॉपिक को अच्छी तरह समझने का यही तरीका होता है सब्सटेंटिव लॉ में कि एक उसके फिलोसॉफिकल बेसिस समझा जाए, और दूसरा प्रोविजंस इसको इनकॉर्पोरेट कैसे कर रहे हैं ये समझा जाए, तीसरा कि कोर्ट्स ने उसको इंटरप्रेट कैसे किया है आज तक, तो उसको जुडिशियल डिसीजंस की क्रोनोलॉजी से और फिलॉसफी से समझा जाए. ये 3. तो पहले हम ब्रीफली एक फ़िलोसॉफिकल बेसिस इसका कवर कर लेते हैं डिफेंस ऑफ कंसेंट का क्रिमिनल लॉ में. क्योंकि आपने टॉर्ट में भी पढ़ा होगा कंसेंट एक डिफेंस होता है टॉर्ट के एक्शन के अगेंस्ट. सिमिलरली क्रिमिनल लॉ में क्राइम का आंसर भी डिफेंस ऑफ कंसेंट में मिल जाता है. ये डिफेंस की तरफ जाने से पहले हम याद करते हैं क्लास लेक्चर्स में बहुत पहले एक दिन खालिद ने एक सवाल किया था कि सर ये बताइए, अगर कोई इंसान इस बात की कंसेंट दे देता है या किसी को कहता है मुझे मार दो और फिर वो उसके नतीजे में उसको मार देता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी. यही है बेसिस कंसेंट के डिफेंस का कि जब एक इंसान अपनी पर्सनल और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए अपने अगेंस्ट एक रॉन्ग होने की इजाज़त दे देता है, सब्सिक्वेंटली ही कैन नॉट कंप्लेन थ्रू क्रिमिनल मैकेनिज्म कि उसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, अगर उस रॉन्ग की उसने एक्विजेंस या कंसेंट दे दी थी. एक्विजेंस मर्जी, यानी उसने उसकी मर्जी जतलाई. और वो कंसेंट कैसे दे सकता है, कंसेंट कौन सी वैलिड है
और पर्टिकुलर पर्सन कैसे कंसेंट दे सकता है, फॉर एग्जांपल इनसेन, इंटॉक्सिकेटेड, माइनर, और एक इंसान जो अनकॉन्शियस हो गया है उसमें कंसेंट कैसे दी जा सकती है, कौन दे देगा, ये सारे प्रोविजंस फिर हमें समझा देंगे। मगर फिलोसफिकल बेसिस डिफेंस ऑफ कंसेंट का क्या है, इट्स बेस्ड ऑन द रोमन लॉ मैक्सिम जो आपने टॉट में भी पढ़ी होगी, जिसे हम कहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कि अगर एक इंसान ने अपने खिलाफ, अपने अगेंस्ट कोई कंडक्ट होने की इजाज़त दे दी, वॉलेंटरली कंसेंट दे दी, सब्सिक्वेंटली अगर उसमें से कोई हार्म हो गया जो कोलेटरल था, इंसिडेंटल था, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था उस एक्ट का, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 पीपल हैं, 100 men हैं, दे एग्री टू गो ऑन अ हॉर्स राइडिंग और हॉर्स रेस के दौरान एक का घोड़ा दूसरे के घोड़े से टकराया और वो गिर गया, जिसके नतीजे में वो इंजर्ड हो गया। सो डिफेंस ऑफ कंसेंट मिल जाएगा परपेट्रेटर को। सिमिलरली दो लोगों ने आपस में एक दूसरे से कबड्डी का गेम खेलने की कंसेंट दे दी और खींचने के दौरान एक का लिम्ब फ्रैक्चर हो गया या पुल हो गया, डिसलोकेट हो गया while he was playing fairly, तो फिर उस अक्यूज्ड को वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस यानी कंसेंट का डिफेंस मिल जाएगा। ये है इसका फिलोसफिकल ब्रीफ बेसिस। और दिस ये कह सकते हैं दिस डिफेंस इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू कंसेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म अपॉन हिमसेल्फ टू अ लिमिटेड डिग्री। स्टेट उसके आगे अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन एक सर्टेन डिग्री तक स्टेट इंटरफेयर नहीं कर पाता है, जिन इंग्लिश लॉ में नॉन फेटल ऑफेंसेस कहते हैं। नॉन फेटल ऑफेंसेस चूँकि इंडियन लॉ बहुत सारी जगह पर इंग्लिश लॉ से डिस्टिंक्शन को मेंटेन करता है, तो यहाँ की फ़िलासफ़ी में नॉन फेटल ऑफेंसेस को तो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है, बट मोर और लेस हमें स्कीम से यही समझ में आएगा, इसी का कंसिडरेशन रखा गया है डिफेंस ऑफ कंसेंट में। तो बेस्ड इसी फ़िलासफ़ी पे है कि इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म अपॉन वन सेल्फ इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वंस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। वो कर सकता है ऐसा। नाउ वी मूव टू द प्रोविजन पार्ट। प्रोविजन का जो पार्ट है वो बहुत कम्प्लेक्स है और उसमें कई सारे फ्लो चार्ट्स के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर मुझे लग रहा है कि ये 2 पार्ट्स में चला जाएगा और एक में ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इन प्रोविजंस का जो डिफेंस ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है, फिर हम आसानी से बाकी बचे हुए प्रोविजंस को वन बाय वन समझ लेंगे। तो डिफेंस ऑफ कंसेंट एक ब्रीफ पहला फ्लो चार्ट ये आप ड्रॉ करते रहिएगा। पहला तो है जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है उसका हम स्ट्रेच देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। 87 से लेकर के सेक्शन 92 तक इंडियन पीनल कोड में ये डिफेंस दिया गया है। 87 से लेकर के 92 तक वेरियस फॉर्म्स में रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग प्रोविजंस में। बहुत आसान तरीके से हम ये समझेंगे और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सारा समझ में आ जाएगा हमको। अब किस प्रोविजन में क्या है उसमें स्टेप इन करने से पहले हम एक और चार्ट के ज़रिए से इसको समझेंगे जो बहुत आसान सा है। एक तो ये सेक्शन 90 और सेक्शन 91, ये 2 सेक्शंस जो इन सारे 87 से 92 तक है, ये गाइडिंग सेक्शंस हैं। ये प्रोविजंस ऐसे हैं कि कोई प्रोसीजर या कोई फॉर्म ऑफ दिस डिफेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिफेंस ऑफ कंसेंट अलग से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये बाकी सारे सेक्शंस जो बचे हमारे कौन कौन सा 87, 88, 89 एंड 92, ये 4, ये
इन पे असरअंदाज हो रहे हैं ये दो प्रोविजंस। ये समझिए कि ये दो थ्रेड्स हैं जो हर इस सेक्शन में से रन कर रहे हैं। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर हम अब एक और चार्ट बनाएं जिसके ज़रिए से हम इसको समझना चाहेंगे, वो कुछ यूँ बनेगा। एक तो हमारा है 90, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। 90 में ये बताया है कि कौन सी कंसेंट, जहाँ भी कंसेंट वर्ड यूज़ हुआ है, कौन सी कंसेंट कहलाएगी कंसेंट। क्या कोई इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने, इंसान ने खौफ में, दबाव में, डर में, नशे की हालत में, बचपने में कंसेंट दे दी, तो वो क्या वो कंसेंट वैलिड कहलाएगी या नहीं। ऐसे सवालों का जवाब सेक्शन 90 में है। वैलिडिटी ऑफ कंसेंट, कैसी कंसेंट वैलिड होगी। और 91 के बाद 90 के बाद 91, it deals with exclusion of those acts which are independently offenses of that harm। यानी जिस हार्म के लिए एक इंसान ने कंसेंट दे दी, उसके अलावा अगर वो एक्ट हो गया कोई उसके साथ साथ, जो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट हार्म, जिसका एग्रीमेंट, जिसका कंसेंट दिया गया था, ऑफेंस कहलाता, ऑफेंस बन जाएगा, तो वो इस जनरल डिफेंस के परव्यू से, डिफेंस ऑफ कंसेंट के परव्यू से निकाल दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझा दे रहा हूँ। जैसे एक इंसान को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसका हाथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, और अब he was to be operated upon and he agreed or consented to the surgical procedure, और उसका हाथ एम्पुटेट करना पड़ा। एम्पुटेशन के दौरान अगर उसने हाथ की उंगली में कोई अंगूठी, ऑर्नामेंटल अंगूठी पहनी हुई थी, ज्वेलरी पहनी हुई थी, और सर्जन ने वो निकाल दी। अब चूंकि हाथ काटने की तो कंसेंट दी गई है, मगर अंगूठी चुराने की या निकालने की कंसेंट नहीं दी गई है, वो एक अलग ऑफेंस है, तो थेफ्ट कहलाएगा पीनल लॉ के अंडर। तो उस एक्ट को अगर उसने अंगूठी भी ले ली हाथ काटने के दौरान, तो वो डिफेंस ऑफ कंसेंट के परव्यू से वो एक्ट नहीं बचाया जाएगा, नहीं कवर होगा। ये है एक्सक्लूजन ऑफ दोज एक्ट्स which are those harms which are exclusion of those acts which are offenses independent of the harm caused। ये है 90, आप खुद देख लीजिए। एक छोटी सी चीज़ और है इसमें, जो गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ भी है इट्सेल्फ, वो कहीं मिलेगी बाकी सेक्शंस में से, वो है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 92। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वो अभी बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है, वो पेक्यूनियरी बेनिफिट की बात कर रहा है कि बेनिफिट कौन सा, जो इन सेक्शंस में आगे हम पढ़ेंगे, जो बचे हुए सेक्शंस में, उनमें अगर वर्ड यूज़ हुआ है बेनिफिट, तो कौन सा बेनिफिट मुराद है। क्या मॉनिटरी बेनिफिट है, पेक्यूनियरी बेनिफिट है उसमें। अगर महज इसके लिए कंसेंट दे दी कि तुम मेरा ऑपरेशन करो और गुर्दा निकाल के बेच दो, तो बेनिफिट जो है यहाँ पे, जो कंसेंट देने वाला बेनिफिट मद्देनज़र रख रहा है, वो मेयर मॉनिटरी और पेक्यूनियरी बेनिफिट है, तो क्या वो कवर होगा या नहीं, ये एक्सप्लेनेशन। ये 3 हो गए हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अब बचे हुए प्रोविजंस जो हैं वो हैं टेक्निकल, और वो इस डिफेंस के प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। वो क्या है, अब हमारा बचा सेक्शन 87। शुरुआत से शुरू करते हैं। सेक्शन 87 और इसके बाद सेक्शन 88 और इसके बाद सेक्शन 89 और सेक्शन 92। बहुत आसान अब हो गया ये। तो ये डिफेंस ऑफ कंसेंट एक्चुअली इन 4 सेक्शंस में कवर किया गया है, यानी कि 87 में, 88 में, 89 में और 92 में। और इन सब को कंट्रोल करने और गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन 3 प्रोविजंस में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, सेक्शन 90 में, 91 में और 92 जो सेक्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका। सेक्शन 87 किस चीज़ से डील करता है, 88 किससे, 89 किससे और 92 किससे। बिफोर दैट कुछ कीवर्ड्स हम यहाँ नोट कर लेते हैं। वो हर सेक्शन को पढ़ते वक्त, उसकी रीडिंग करते वक्त हमें नोट करने पड़ेंगे, आपको भी और मुझे भी। पहले तो हम उन कीवर्ड्स को नोट कर लेते हैं। पहला है, जैसे एक वर्ड यूज़ आप
कुछ सेक्शंस में देखेंगे बेनिफिट, यानी जो हार्म कॉज किया गया है, जिसकी कंसेंट दी गई है, कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन ये चाह रहा होगा कि वो एक्ट किया गया हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु गिव द कंसेंट, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom कंसेंट वॉज गिवन। कभी कभार ऐसा होगा इंसान खुद नहीं मर्जी देगा, जैसे कोई इंटॉक्सिकेटेड है, इनसेन है, माइनर है, उसके रिस्पेक्ट में कौन कंसेंट देगा? गार्जियन देगा, और एनी पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज। तो वहाँ लॉ ये मांग रहा होगा कि बेनिफिट के लिए एक्ट किया गया हो, तो इसे क्रिमिनल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस में क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस। यानी जो एक्ट किया गया हो वो किसी फायदे के लिए किया गया हो, यूं ही नहीं। जितने भी एक्ट्स हैं कंसेंट के, जितने भी केसेस हैं, उनमें मोस्टली ये थ्रेड ऑफ जो है प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस का रन करता है कि जो एक्ट किया गया हो वो एक्ट बेनिफिट के लिए किया गया हो पर्सन के। और कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे एक केस है स्पोर्टिंग एक्टिविटी। स्पोर्टिंग एक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस से बाहर है, इसीलिए आप देखेंगे जो सेक्शन 87 इस तरह के स्पोर्टिंग एक्टिविटी के केसेस को डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करता है, उसमें ये वर्ड बेनिफिट आप नहीं पाएंगे। बाकी 88 में भी, 89 में भी और 92 में भी ये वर्ड बेनिफिट आप ज़रूर पाएंगे। आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए, 87 में आपको पता चलेगा कि बेनिफिट नहीं मांग गया। दूसरा एक वर्ड है गुड फेथ। गुड फेथ आपको याद ही है, सेक्शन 52 गुड फेथ को डिफाइन करता है। तो गुड फेथ में क्या चाहिए? गुड फेथ तो वो एक्ट है जो किया जाए विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ड्यू केयर एंड अटेंशन भी जो मांगा है वो इन सारे सेक्शंस में मांगा है, 87 में नहीं मांगा है। अच्छा, अब प्रोविजंस में के अंदर जाने से पहले हम बेसिस समझते हैं क्यों ये डिफेंस ऑफ कंसेंट की ज़रूरत आ पड़ी क्रिमिनल लॉ को रिकॉग्नाइज करें। क्रिमिनल लॉ में जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है उसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि इट इज़ अ प्रोविजन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नीड और एक्सिजेंसी। कभी कभार ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है that it cannot be done away with without meeting or without inflicting some harm or without incidentally doing an act which may be wrong। अच्छा, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले ही आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, पहला पॉइंट जो है वो है दिस डिफेंस डज नॉट कवर those acts which are malign से, जो entirely wrong है in itself, उनमें डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं आ सकता। जैसे कि दो लोगों ने ये एग्रीमेंट किया हम आर्सनिंग करेंगे, आगजनी, और आगजनी करने के दौरान एक के ज़रिए से दूसरा झुलस गया, ज़ख्मी हो गया, या दो लोगों ने चोरी करने का एग्रीमेंट कर लिया, तो यहाँ डिफेंस ऑफ कंसेंट काम नहीं करेगा क्योंकि जो एक्ट किया जा रहा है इट इज़ मैलाइन से, रॉन्ग इन इटसेल्फ। एक तो ये बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो डिफेंस है ये बेस्ड है कई सारी नीड्स पे, जैसे मेडिकल एक्सीजेंसी, यानी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ कंसेंट किससे लेंगे? अगर वो इंसान कोमा में है, बेहोश है, तो क्या करें? अब अगर मिसाल के तौर पर तमिलनाडु के किसी इंसान का, तमिलनाडु का रहने वाला है, आसाम में एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया, उसको वहाँ कोई नहीं जानता और उसके घर पर रब्ता नहीं कर सकते, एंड ही इज़ टू बी ऑपरेटेड अपॉन।
या उसके साथ कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होना ज़रूरी है। इसी तरह एक इंसेन है, इंसेन खुद तो कंसेंट दे नहीं सकता, अब उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हैं या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं ट्रीटमेंट में जो हार्म के नेचर के हो सकते हैं। तो मेडिकल एक्सीजेंसी एक एक्सीजेंसी है जिस पे कंसेंट का डिफेंस बेस्ड होता है। दूसरा है सिचुएशनल और सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल जैसे कभी कभार ऐसा केस होगा कि उन हालात में कंसेंट जो है उसी इंसान से ले नहीं सकते आप। मिसाल के तौर पर मेडिकल एक्सीजेंसी में तो एक इंसान खुद भी कंसेंट दे सकता है। एक इंसान को ऑपरेशन करना है और उस ऑपरेशन में अपेंडिक्स रिमूव करना है या फिर उसका पैनक्रियाज रिमूव करना है, वो खुद कंसेंट दे देगा इवन इफ इट कॉज एन इन्फेक्शन। और डॉक्टर गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ काम कर रहा था। तो फिर मेडिकल एक्सीजेंसी के दौरान ये एक्ट किया हुआ जिसके लिए पेशेंट ने खुद ही कंसेंट दे दी, ये डिफेंस ऑफ कंसेंट में कवर हो जाएगा। मगर सिचुएशनल और सर्कमस्टेंशियल ऐसा होगा कि जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, अभी हमने मिसाल दे दी, और सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है हम कंसेंट ही नहीं ले सकते, तो विदाउट कंसेंट क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं? इसकी फ़िलॉसफी भी कंसेंट का डिफेंस रिकॉग्नाइज कर रहा है। तीसरा है नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ द एक्शन और ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ, जैसे इसमें आता है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, खेल कूद, जिसकी मिसाल दे दी। क्रिकेट खेलने में एग्रीमेंट है, कंसेंट है सबका, बॉल लग गया, वैलिड वे में एक बॉलर ने बाउंसर मारा और वो बैट्समैन को हिट कर गया, तो ऐसा एक्ट भी डिफेंस ऑफ कंसेंट से कवर हो जाएगा। एंड देयर आर सम अदर कंसिडरेशंस, चौथा हम लिख लेंगे अदर कंसिडरेशंस। कभी कभार इन तीन के अलावा भी कोई और कंसिडरेशन होती है जिसमें डिफेंस ऑफ कंसेंट देना पड़ता है। ये हो गया हमारा प्रो नोट, ये प्री नोट है। अब हम स्टेप इन करते हैं वन बाय वन इन प्रोविजंस में। नंबर 1 इज सेक्शन 87। अब सेक्शन 87 किस फॉर्म के डिफेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है? सिंस आप समझ लीजिए ये तो है थ्रेशोल्ड, 87 शुरुआत है डिफेंस ऑफ कंसेंट की, तो इसके कीवर्ड्स हम नोट कर लेते हैं कि क्या हैं कीवर्ड्स। मैंने आपको कहा था कि हर सेक्शन के कीवर्ड्स नोट करने हैं। जैसे पहला कीवर्ड है बेनिफिट। अब हम, ये वो सेक्शन है जो बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस पे बेस्ड नहीं है, तो गालिब गुमान है ये उन एक्टिविटीज़ को, एक्ट्स को कवर कर रहा है जिनमें स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो। ज़रूरी नहीं है जो हार्म किया जा रहा है, जिस ट्रांजैक्शन से वो निकला वो हार्म, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन किया जा रहा हो। तो लॉ ये नहीं मांग रहा है, 87 में आप देखेंगे कि जो एक्ट किया जा रहा था उसमें उस इंसान का बेनिफिट था, बाकी सेक्शंस में बेनिफिट मांगा गया है। सिमिलरली दूसरा कीवर्ड है गुड फेथ, ये भी आप यहाँ एब्सेंट पाएंगे। गुड फेथ भी इस एक्ट में नहीं मांगा है। अच्छा, तो आप बैरक लेकर के एक सिंपल रीडिंग लगा लीजिए पहले सेक्शन 87 की। 87 क्या कहता है, और हम कीवर्ड्स अभी नोट करते ही जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किया जाए किसी इंसान की कंसेंट के साथ और वो उसके खिलाफ हो और वो कंसेंट देने वाला अबव 18 ईयर्स हो, तो ये जो है एज ग्रुप वाला डिफेंस है, अबव 18 ईयर्स। आप कह सकते हैं ये एज ग्रुप से रिलेटेड डिफेंस है। पहला जो थ्रेशहोल्ड जो है डिफेंस ऑफ कंसेंट का सेक्शन 87, इट कवर्स अ स्पेसिफिक पीपल ऑफ स्पेसिफिक एज गिविंग द कंसेंट। तो इस मालूम ये हुआ अगर 16 साल का 17 साल का इंसान
उसके अगेंस्ट कोई एक्ट हो गया जिसमें उसने कंसेंट दे दी। फॉर एग्जांपल स्पोर्टिंग एक्टिविटी में ए ने बी से एग्री किया कि रेसलिंग कर लेते हैं, और बी को उसमें इंजर्ड हो गया रेसलिंग में, और बी 18 साल का या उससे ऊपर नहीं था, माइनर था, सेक्शन 87 में डिफेंस ए को नहीं मिलेगा। ये है मतलब इसका। अच्छा, जस्ट टेक ए रीडिंग ऑफ सेक्शन 87। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ or grievous hurt, and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt। 4 चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। याद रखिएगा सेक्शन 87 में 4 एक्सेप्शंस हैं, यानी इन 4 चीज़ों का एब्सेंट होना ज़रूरी है। ये तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन इम्प्लीकेशन निकाला कि गुड फेथ ज़रूरी नहीं है, बेनिफिट भी ज़रूरी नहीं है 18 साल से ऊपर, मगर 4 चीज़ों को सेक्शन खुद ही एक्सक्लूड कर रहा है। 4 सिचुएशंस, 4 किस्म के मेंजरिया एक्सक्लूडेड हैं इस डिफेंस से। यानी अगर उन 4 मेंजरियाज में से एक भी मेंजरिया था मौजूद तो सेक्शन 87 का डिफेंस नहीं मिलेगा। 2 मेंजरिया नॉलेज से रिलेटेड है, 2 मेंजरिया इंटेंशन से रिलेटेड है। लिख लेते हैं वो। एक, नंबर 1, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग किसका? डेथ। और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ये 2 मेंजरियाज पे नहीं बच पाएगा। और दूसरा, नॉलेज, इन्हीं 2 चीज़ों में से किसी एक की नॉलेज। ये सब और ऑर्डर से कवर हो रहे हैं। या उसको इंटेंशन रहा हो डेथ का तो नहीं मिलेगा डिफेंस, उसको इंटेंशन था टू कॉज ग्रीवियस हर्ट का तो डिफेंस नहीं मिलेगा। यानी किसी इंसान ने दूसरे इंसान से कहा चलो रेसलिंग कर लेते हैं, एंड प्रायरली उसने इंटेंशन फॉर्म किया उसको सीरियसली इंजर करने का, डेथ कॉज करने का, तो ये डिफेंस नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर उसको नॉलेज थी इन दोनों में से एक चीज़ की, ग्रीवियस हर्ट की, अगर उसको नॉलेज ऑफ दैट, उसको नॉलेज थी दैट हिज एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू द पर्सन, और फिर इस डिफेंस का क्लेम ले रहा है, 18 साल से ऊपर है वो इंसान जिसके अगेंस्ट एक्ट किया, लेकिन नॉलेज थी या तो डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, तो ये डिफेंस उसको नहीं बचा पाएगा। तो ये 4 मेंजरियाज को इस डिफेंस के परव्यू से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, अब उसने क्या किया हो इसके बाद, यानी बेनिफिट रहा हो, पहले से कवर कर लेते हैं। 87 में क्या चाहिए, क्या वो एक्ट बेनिफिट के लिए किया जा रहा था? नहीं, लॉ ये नहीं मांग रहा है बेनिफिट को लेकर के। 87 यहाँ साइलेंट है। गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, उसकी फ़िलॉसफी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। गुड फेथ चाहिए क्यों नहीं यहाँ पे, मगर गुड फेथ चाहिए कि नहीं चाहिए, सेक्शन 87 के लिए नहीं चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, यहीं पे फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा। गुड फेथ और बेनिफिट ये दोनों चीज़ें बाद के सेक्शंस जो डिफेंस में बचते हैं, जैसे 88, 89 और 92, ये तीनों सेक्शंस, क्योंकि 4 ही में कवर है, उन तीनों में ये दोनों एलिमेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है। तीसरा इसेंशियल फीचर कीवर्ड जो है इस सेक्शन का वो ये है कि 18 साल से ऊपर के विक्टिम्स पे एप्लीकेबल है, यानी 18 साल से नीचे का इंसान कंसेंट नहीं दे सकता अंडर 87। फिर एक चीज़ जो सेक्शन की फ्रिजियोलॉजी में इटसेल्फ है वो ये कि ये 4 मेंजरियाज में से एक भी मेंजरिया न रहा हो, फिर क्या मेंजरिया होगा उसको? क्योंकि डिफेंस ऑफ कंसेंट जो है उसमें इंसान को नॉलेज हो सकती है, उसमें नॉलेज हो सकती है। जैसे पहले होता था एब्सेंस ऑफ रीजनिंग फैकल्टी और परवर्जन ऑफ फैकल्टी होती थी, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बाय रीजन ऑफ इन्फेंसी, बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी। मगर यहाँ इंसान जो एक्ट करने वाला है वो बिल्कुल सेन है, सब समझ रहा है, और इवन उसे ये भी हो सकता है कि नॉलेज थी कि जो एक्ट वो कर रहा है उसके नतीजे में हार्म हो जाएगा। अब वो कंपाउंड किस लिए हो रहा है, वाई दैट एक्ट इज़ कंडोन्ड और कंपाउंडेड, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द विक्टिम हैड गिवन कंसेंट। तो ये 4 मेंजरिया नहीं होने चाहिए।